एसएससी जीडी के तीसरे क्लास में आप सभी का स्वागत है। आइए हम सब देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। संभावित क्वेश्चन हो सकता है इसमें से एक दो क्वेश्चन फंस भी जाए, तो इससे हम लोग ये सब अंदाजा लगा सकते हैं कि इस हमारे एग्जाम में किस टाइप के किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। ठीक ना, आइए देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। कह रहा है कि जो एक बैंक से कोई इंसान है, कोई आदमी है, एक बैंक से 10,000 रुपया की राशि जो 6% की वार्षिक ब्याज की दर से लिया है और अर्धवार्षिक के रूप में चक्रवृद्धि होती है। ठीक है, मतलब आधा साल पर क्या हो रहा है, अपना ब्याज लगा दे रहा है। ठीक, तो क्या है, 1.5 साल के बाद कितनी राशि वापस लौटानी होगी। ठीक ना, कितनी वापस लौटानी होगी। हम लोग फार्मूला तो जानते हैं, मिश्रधन मतलब चक्रवृद्धि ब्याज वाला जो होता है, मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे क्या होता है, 1 प्लस आर मतलब दर बटे 100 बटे समय। ये तो होता है, हम लोग जानते हैं। ठीक ना, और हम लोग यहाँ क्या करेंगे हम लोग करेंगे इसको शॉर्टकट लगाएंगे। इसमें क्या करते हैं हम लोग, स्क्वायर क्यूब करने में फंस जाते हैं। ठीक ना, बहुत बड़ी वैल्यू आ जाती है, उसमें फंस जाते हैं हम लोग। तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है, प्रभावित। हम लोग क्या करेंगे, इससे हमें निकलेगा कि जो हमारा 1.5 साल में जो कितना धन देगा, और इसमें हम लोग अगर प्रभावित निकालें कि कितना परसेंट देगा। ठीक ना, साधारण ब्याज में क्या होता है कि कितना परसेंट है और कितना समय फट से निकाल लेते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, 1.5 साल में कितना परसेंट देना होगा। ठीक ना, कितना परसेंट देना होगा ये अगर हमें पता चल जाए तो इसका कितना परसेंट देना होगा इसी में जोड़ दें तो बात हमारी बन जाएगी। ठीक ना, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रभावी दर निकालते हैं। प्रभावी दर यानी प्रभावी ब्याज जो है क्या होता है, इसमें बात समझिए कि ये 6% है और अर्धवार्षिक लग रहा है और ये वार्षिक है, तो 3% तो हो ही जाएगा ना। इतना तो आप लोग समझते हैं, 3% हो जाएगा। और 1.5 साल का है तो समय जो हो जाएगा हमारा, समय जो होगा क्या होगा, समय जो हो जाएगा 3 साल हो जाएगा, तीन छमाही हो जाएगा। छमाही पर लग रहा है मतलब अर्धवार्षिक, तो 3 अर्धवार्षिक हो जाएगा। ठीक ना, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फार्मूला अपनाते हैं, 3a प्लस 3a स्क्वायर बटे 100 प्लस क्या हो जाएगा, a क्यूब बटे 10,000। अगर मान लेते हैं बराबर ना हो तब, बराबर अगर नहीं है तब क्या करेंगे, बराबर नहीं है तो लिखेंगे तीनों, मान लेते हैं कि तीनों छमाही में अलग अलग ब्याज है, तो उसके लिए क्या करेंगे, ए मान लेते हैं एक छमाही में ए है A%, दूसरे में बी, तीसरे में सी। ठीक ना, ए बी सी का मल्टीप्लाई, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग लिखेंगे क्या, 3ab प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक, और उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, बट्टे में 100, और उसके बाद प्लस क्या कर देंगे, ए बी सी तीनों का गुणा, ठीक ना, सी और 10,000। ये कब करेंगे हम लोग, ये वाला जो हम लोग करेंगे ये अप्लाई कब करेंगे, नोट कर लीजिए, जब 6-6 महीना पर ब्याज भी बदल जा रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या है, 6-6 महीना पर क्या है, 6% क्या है, वार्षिक है, तो छमाही क्या हो जाएगा 3%। ये रेगुलर है, मतलब ये लगातार 3% ही लग रहा है, 6 महीना पर 3% अप्लाई हो जा रहा है। ठीक ना, तो इसके लिए हम लोग ऊपर वाला अप्लाई करेंगे। ठीक, तो ऊपर वाला अप्लाई करेंगे, उसके लिए देख लेते हैं। इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, ब्याज ये जो है ब्याज ही है। ठीक ना, तो क्या हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, 3 गुणे 3 3 9 बट्टे 100 प्लस 3 गुणे 3 गुणे 3 बट्टे 10,000। इसको करेंगे 9 प्लस क्या हो जाएगा, 9 3 27 बट्टे 100 प्लस ये हो जाएगा 9 3 27 बट्टे 10,000। ठीक, इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, प्रभावी दर जो है आर क्या मिलेगा, 9 प्लस ये क्या मिलेगा हमें 0.27, और ये क्या मिलेगा प्लस 0.000
9.27। ठीक, इन सबको जोड़ेंगे तो मिलेगा 9.2727, इतना मिला। ठीक ना, इतना हमें क्या करना है, इतना परसेंट क्या करना है, पे करना है। ठीक, इतना परसेंट पे करना है, किसका, जो राशि है उसी का ना करेंगे उतना परसेंट। तो इसका इतना परसेंट पहले निकाल लेते हैं, 9.2727। ठीक ना, तो 10,000 का 9.2727 कितना होगा, इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे मिलेगा 927.27। ठीक ना, इतना रुपया मिलेगा। मतलब जो लिया है, कर्जा लिया है जो, वो क्या कर रहा है, इतना रुपया इस 1.5 साल में देगा, 927 रुपया 27 पैसा क्या करेगा, इतना रुपया अधिक देगा। तो 10,000 ये भी है ना, तो 10,927 हो जाएगा ना, 10,927 रुपया और 27 पैसा। ठीक ना, देखते हैं, और ऑप्शन में दशमलव है ही नहीं, तो दशमलव वाले को खत्म कर देते हैं, यहीं तक कर लेते हैं, 10,927, ऑप्शन बी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, कौन सी संख्या जो है 2310 के सभी अभाज्य गुणनखंडों के योग से एक कम है। ठीक ना, तो पहले इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो उसका योग करेंगे, फिर एक कम करेंगे। ठीक ना, तो क्या है, 2310 का निकालेंगे तो 2 से पहले काटेंगे फिर 3 से कट सकता है, 3 3 9, हाँ 3 से कट जाएगा, 3 से काटेंगे, फिर 5 से काटते हैं, 5 से काटेंगे, 7 5 35 और 7 5 35, फिर 7 से काटेंगे, फिर 11 से काटेंगे। ठीक ना, ये सब हमारे हो गए अभाज्य गुणनखंड जो है, ये हो गए। ठीक ना, प्राइम नंबर। अब कह रहा है इसके योग से एक कम है, यही जोड़ लेते हैं, क्या दिक्कत है। 5 5 10 7 17 17 17 11 क्या हो जाएगा, 28, 28 से एक कम मतलब 27, बात खत्म, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, कह रहा निम्नलिखित संख्या में से निम्नलिखित में से संख्याओं का कौन सा युग्म सापेक्षिक अभाज्य है। ठीक ना, सापेक्षिक अभाज्य हो गया, और इसी को हम लोग क्या करते हैं, देखिए ये क्या है, रिलेटिवली। ठीक ना, सापेक्षित बोले या फिर इसी को बोलते हैं क्या, इसी को बोलते हैं सापेक्षित होता है, और एक क्या होता है अभाज्य कितने होते हैं, एक तो अभाज्य है ही, मतलब जो जिसके दो ही फैक्टर हो, एक होता है जुड़वा अभाज्य, ठीक ना, और एक क्या होता है, जुड़वा अभाज्य हो गया, और एक होता है सह अभाज्य। ठीक, तो देखिए ये सह अभाज्य जो है, ठीक, सह अभाज्य को ही क्या बोलते हैं, सापेक्षिक अभाज्य को बोलते हैं सापेक्षिक अभाज्य। ठीक, तो सह अभाज्य वही होता है, जुड़वा अभाज्य पहले समझ लीजिए। जुड़वा अभाज्य मतलब दो अभाज्य संख्याएं जिनका क्या होता है, डिफरेंट क्या हो, दो हो। ठीक ना, दोनों अभाज्य हैं और दोनों का डिफरेंट दो हो, जैसे कि 3 और 5, दोनों का अंतर क्या है, 2 का है, और दोनों अभाज्य संख्या है। 5 और 7 दोनों क्या है, अंतर जो है 2 का है, और दोनों अभाज्य संख्या है। जैसे 11 और 13, 11 13 ये भी दोनों अभाज्य संख्या है, और दोनों का डिफरेंट क्या है, 2 का है। तो ये होता है हमारा जुड़वा अभाज्य। और सह अभाज्य मतलब ऐसे दो नंबर हो, जैसे कि जिसका क्या हो, प्राइम जिसका अगर हम निकालें एचसीएफ जब निकालें तो क्या मिले, एचसीएफ अगर हम निकालेंगे तो 1 निकले। ठीक, तो देखते हैं इन दोनों का 2 से कट जाएगा, इसको भी देखेंगे तो ये भी, इसको भी 2 काट दे रहा है, बाकी सब तो देखना ही नहीं है ना। और इसको देखिए ये भी 2 काट दे रहा है, और लेकिन इसका जब एचसीएफ निकालेंगे तो क्या मिलेगा, एचसीएफ जो हमारा मस होगा 1 होगा। तो 1 होगा, तो ये जो है इस सह अभाज्य के क्राइटेरिया को पूरा कर रहा है। सह अभाज्य मतलब दो संख्याएं चाहे प्राइम नंबर हो चाहे कंपोजिट हो। ठीक ना, तो क्या होता है, भाज्य हो या फिर अभाज्य हो, दोनों ऐसा पेयर बने जैसे दोनों का एचसीएफ हमारा 1 आना चाहिए, बस यही कंडीशन है, सह अभाज्य होगा, इसी को बोलते हैं सापेक्षिक। ठीक ना, सापेक्षिक अभाज्य इसी को बोलते हैं। ठीक ना,
अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक व्यक्ति ए से बी तक 20 किलोमीटर की चाल से जाता है, ठीक, वापस आने में अपनी चाल 50% वृद्धि कर देता है, ठीक ना, अपनी चाल में 50% की वृद्धि कर देता है। दोनों यात्राओं के लिए उसकी औसत चाल कितनी है, ठीक ना, औसत चाल। ए बी से एक व्यक्ति जो है ए से बी जा रहा है, ठीक, ए से बी जा रहा है, तो जाने में 20 किलोमीटर प्रति घंटा जा रहा है, ठीक ना, और आते समय 50% बढ़ा दे रहा है। 50% में इसका आधा तो 30 हो जाएगा, ठीक ना, 30 किलोमीटर प्रति घंटा से वो आ रहा है, ठीक ना, 30 किलोमीटर प्रति घंटा से आ रहा है। तो कह रहा है औसत चाल। औसत चाल क्या करेंगे, औसत चाल का फार्मूला औसत चाल बराबर होता है 2 गुणे, अगर इसको ए मान ले इसको बी मान ले, ठीक, एक्स वाई कुछ भी मान ले, तो ए बी अगर माने तो ए गुणे बी बटे में क्या होता है ए प्लस बी। तो देखिए इन दोनों क्या करेंगे हम लोग, 2 गुणे 20 गुणे 30 बट्टे 20 प्लस 30, मतलब क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 4 ताई 12, 1200 बट्टे क्या हो जाएगा, मिलेगा 50, तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, मिलेगा 24। तो 24 किलोमीटर पर आवर, 24 किलोमीटर पर आवर इसकी औसत स्पीड होगी, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, दो भाइयों का वर्तमान आयु का अनुपात 11-13 है, ठीक ना, 11-13 में है, तथा 6 वर्ष पहले उनकी आयु जो थी 4 संबंधी 5 का था, ठीक है, 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, ठीक ना। वर्तमान में जो है इतना है, तो वर्तमान में मान लेते हैं एक का है 11x और एक का क्या है 13x, एक का मान लेते हैं 13x है, ठीक। अब कह रहा है 6 साल पहले उनकी आयु का अनुपात कितना था, 4 संबंधी 5, 4 संबंधी 5, तो 6 साल पहले जाते हैं, 6 साल पहले मतलब 11x माइनस 6 साल, ठीक, और उसके बाद क्या है 13x माइनस 6, ये किसके बराबर था, 4 संबंधी 5 के बराबर था, ठीक ना। अब कह रहा है 5 साल बाद, तो वर्तमान आयु पहले निकाल लेते हैं, ठीक। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 पचे 55 माइनस 6 पंचे 30 बराबर क्या हो जाएगा 13 चौके 52x माइनस 6 चौके 24, ये हो जाएगा 3x बराबर, ये उधर जाएगा तो हो जाएगा 6, मतलब x बराबर हो जाएगा 2, x बराबर 2 मिला x बराबर 2 मिला, तो पहले की उम्र कितनी हो जाएगी, पहले की उम्र हो जाएगी 22 साल और दूसरे की उम्र हो जाएगी कितना 26 साल, ठीक ना। अब कह रहा है कि 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या हो जाएगा भाई, 5 वर्ष बाद, ये 5 वर्ष बाद हो जाएगा 27 साल और ये 5 वर्ष बाद हो जाएगा कितना 31 साल। दोनों कटने लायक है, नहीं कटने लायक है, मतलब 27 संबंधे 31, ठीक ना, जो कि ऑप्शन डी में है, ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है मिट्टी के तेल और पेट्रोल से बने 65 लीटर का मिश्रण में मिट्टी के तेल और पेट्रोल का अनुपात 3 संबंधे 2 है, ठीक ना। चलिए शुरू करते हैं। 65 लीटर का मिश्रण है, ठीक, 65 लीटर का मिश्रण है और इसमें मिट्टी का तेल और पेट्रोल, देखिए मिट्टी का तेल पहले है, ये तो इसका अनुपात होगा, ठीक। तो मिट्टी का तेल और उसका पेट्रोल का दोनों का मिश्रण जो है कितना है 3 संबंधे 2 में है। तो इन दोनों का पहले हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या करते हैं इन दोनों का वैल्यू निकालते हैं। वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, भाई मान लेते हैं क्या हो जाएगा 3x पानी है और प्लस 2x पेट्रोल है, दोनों मिलाकर 65 लीटर है, तो 5x बराबर क्या हो जाएगा 65 और x बराबर हो जाएगा 13, 13 पचे 65, तो 13 3 39 लीटर और ये क्या हो जाएगा 13 दूनी 26 लीटर, ठीक ना। 26 और 39 लीटर क्या हो गया मिट्टी का तेल और जो है पेट्रोल, इन दोनों का क्या है वैल्यू निकल गया। अब कह रहा है कि इसको इस अनुपात को इतना करने के लिए दिए गए मिश्रण में कितना लीटर पेट्रोल मिलाया जाए। देखिए मिट्टी का तेल नहीं मिला रहा है, एक ही चीज मिला रहा है पेट्रोल मिलाया जा रहा है, ठीक है, पेट्रोल मिला रहा है, तो पेट्रोल कौन सा है मिट्टी का तेल ये है, पेट्रोल ये है, ठीक ना।
तो 39 लीटर जो है क्या है, मिट्टी का तेल है, और क्या है, पेट्रोल जो है 26 है, और इसमें क्या कर रहा है, कितना लीटर मिलाया जाए, मान लेते हैं x लीटर मिलाएं, ठीक, x y कुछ भी मान लेते हैं, y लीटर, y लीटर क्या किए, पेट्रोल मिला दिए, और इसका अनुपात जो कितना हो गया, 4:5। जब 4:5 हो जाएगा तो इसको सॉल्व कर ही लेंगे, क्या मिलेगा, ठीक ना। तो 39 दूना कितना हो जाएगा भाई, 19 दूनी 38, मतलब 195, 195 माइनस से क्या हो जाएगा, 26 चौके 26 दूना 52 दूना 104, 104 बराबर क्या हो जाएगा, 4y, ठीक। अब क्या हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो मिल जाएगा हमें 91, 91 बराबर 4y, तो y बराबर क्या मिलेगा, 91/4। तो इसको सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा हमें, 91 का आधा हो जाएगा कितना, 45.5, 45.5 का आधा कितना हो जाएगा, 22.75, 22.75, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उस त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका आधार जो है ऊंचाई का कितना भाग है, ठीक। तो ऊंचाई मान लेते हैं क्या, x, आधार जो है इसका ऊंचाई का इतना भाग है ना, तो ऊंचाई मानते हैं, ऊंचाई जो होगा मानेंगे हाइट इसका मानेंगे क्या, x, ठीक ना, x सेंटीमीटर स्क्वायर में है तो सेंटीमीटर मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सेंटीमीटर, ठीक ना। अब कह रहा है कि ऊंचाई का आधार जो है, ऊंचाई का क्या है 5/7, तो आधार जो हो जाएगा बेस, बेस हो जाएगा क्या 5x/7 सेंटीमीटर, ठीक, 5x/7 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, तो एरिया जो होता है, एरिया बराबर होता है हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक। तो हाफ तो है ही, बेस 5x/7 और गुणे हाइट क्या होता है, x होता है, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा 5x/14, x स्क्वायर है, 5x² 14, ठीक ना। और ये एरिया दिया हुआ है पहले से, तो एरिया जो दिया है, एरिया जो दिया है कितना है 18.207, ठीक ना। तो इसको जब हम करेंगे सॉल्व तो क्या मिलेगा हमें, यहाँ से मिलेगा x² बराबर आकर मिल जाएगा हमें कितना, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कर देंगे, मतलब 18.207 गुणा में 14/5, इसको काट कर लाएंगे तो कितना मिलेगा 50.9695, ठीक, x²। तो x बराबर क्या मिलेगा, और x हम लोग मान कर रखे हैं क्या, हाइट, हाइट ही पूछा है, तो x बराबर क्या मिलेगा, इसको जब सॉल्व करेंगे मिलेगा 7.14 सेंटीमीटर, ठीक। तो 7.14 सेंटीमीटर मिलेगा, इसको चाहिए तो भाग विधि से आप वर्गमूल निकाल लेंगे, ठीक, जो कि ऑप्शन सी में है। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी संख्या के 40% का 15% 30 है, ठीक ना, किसी संख्या के यक्स के मान लेते हैं, यक्स के 40% का 15%, 40% इतना हो गया ना, अब इसका 15%, 15% कितना है 30 है, ठीक ना। तो वह संख्या क्या होगी, संख्या क्या होगी भाई देख लेते हैं, क्या हो जाएगी, एक जीरो से इसको काट देते हैं, क्या हो जाएगा 10, हो जाएगा 25, फिर काटेंगे तो 2, और क्या हो जाएगा 5, और इसको काटेंगे तो 5 3 15, काट देते हैं 3 बार में, ठीक, 3 बार में काटेंगे, 3 दूना 6 यहाँ मिला, तो यक्स बराबर क्या मिलेगा 3000/6, मतलब 6×5 = 30, 500, यक्स की वैल्यू 500, जो कि ऑप्शन ए में है, ठीक। हाँ, कह रहा है कि 15 परिणामों का औसत 60 है, यदि पहले 8 परिणामों का औसत जो है 58 है और अंतिम 6 परिणामों का औसत 62 है, तो क्या हो जाएगा
9वां परिणाम, देखिए टोटल परिणाम कितने हैं, 15 परिणाम है, यहाँ से पहला से लेके 15, इन मतलब पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा, ऐसे कर करके क्या है 15वां है। 15 परिणामों को जोड़ा जा रहा है तो कितना आ रहा है, औसत जो है इसका 60 है। अगर हम 15 से शुरू से करें, पहले से जो पहले से 8 परिणाम, 8 परिणाम मतलब यहाँ 8वां परिणाम अगर है तो 8 परिणाम को अगर जोड़े औसत निकालें तो कितना है 58 है, 8 परिणामों का 58 है। और उसके बाद 9वां छोड़ के पीछे से 6 परिणाम, 10वां से 6, 15 हो जाएगा ना, 10 9 6 15, यहाँ से यहाँ तक की जो परिणाम निकाल रहे हैं तो एक परिणाम निकल रहा है 62, औसत क्या है 62, ठीक ना। तो औसत इसका 62 है, तो इसको अगर निकालना होगा हमें तो ये देखिए पूरा क्या है, अगर योग सबका निकालें 1 से 15 तक का, 1 से 15 तक का पूरा योग कितना होगा, पूरा योग बराबर क्या होता है, औसत गुणे संख्या, तो 60 गुणे 15, 15 छक्का 90, 900, और उसके बाद पहले 8 का योग, पहले 8 का योग जो होगा 8 गुणे औसत कितना है 58, 58 है, तो 8 8 64, 8 5 40, 40 6 46, तो मतलब 464, और उसके बाद अंतिम 6 परिणाम, अंतिम 6 का योग जो होगा अंतिम 6 का योग जो होगा 6 गुणे कितना है 62, 6 दूनी 12, 6 के 36, 137, ठीक ना। तो अब क्या कर रहा है कि अगर हमें 9वां निकालना है, यहाँ 9वां परिणाम है, तो इधर से इधर का तो मामला खत्म है, इधर से इधर का मामला खत्म है, अगर पूरे में से इन सबको जोड़कर घटा दें तो 9वां हमारा निकल ही जाएगा। तो इन दोनों को जब जोड़ते हैं, दोनों तरफ का है ना, दोनों का जोड़ते हैं, जब दोनों को जब जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 4 4 2 6 13, और उसके बाद क्या हो जाएगा 7 1 8, 836। अब उसके बाद क्या करते हैं, 900 में से घटाना है, 900 में से घटाना है तो क्या मिलेगा हमें 64, 64 मिलेगा, 9वां जो परिणाम होगा क्या होगा 64, ठीक। आई होप आप सभी लोग समझ रहे होंगे। देखिए क्या कह रहा है, साधारण ब्याज की दर पर एक निश्चित धनराशि 8 वर्षों में स्वयं का 5 गुना हो जाती है, और 4 वर्ष में समान धन साधारण ब्याज पर क्या रहा है, वह स्वयं का कितना प्रतिशत हो जाएगी, कितना गुना हो जाएगी, ठीक ना। 8 वर्ष में 5 गुना हो रही है, ठीक। तो 4 वर्ष में, सॉरी 24 वर्ष में, 24 वर्ष में कितना हो जाएगी, ठीक ना। 8 वर्ष में हमें पता है समय, साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज है, तो इसमें देखिए साधारण ब्याज है तो समय दिया हुआ है, और कह रहा है 5 गुना हो जा रही है, 5 गुना हो जा रही है, मतलब कि अगर मान लेते हैं मूलधन जो इसका है, मूलधन अगर यक्स मान लें तो मिश्र धन जो मिल रहा है, मिश्र धन 5x मिल रहा है ना, 5 गुना हो जा रही है, 5x मिल रहा है, तो इसका ब्याज जो होगा, ब्याज होगा मिश्र धन माइनस मूलधन, मिश्र धन माइनस मूलधन मतलब 4x। और साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज का फार्मूला यस आई बराबर क्या होता है, पी आर टी बाई 100। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज कितना है 4x, 4x उसका ब्याज है, और उसके बाद P प्रिंसिपल हमें पता है यक्स है, ठीक, मूलधन यक्स है, और उसके बाद रेट, रेट हमें पता नहीं है आर है, और उसके बाद T समय है कितना 8 साल, और इसके बाद बट्टे में क्या है 100, ठीक ना। तो 100 है तो क्या हो जाएगा, इसको काट देंगे क्या हो जाएगा 2, और इसको काटेंगे मिलेगा 50, 50 से इसमें x से x काट देंगे तो r बराबर मिलेगा 50%, ठीक, r बराबर मिलेगा 50%। अब इसी रेट से कह रहा है, इसी रेट से, और वही जो धन है, ठीक ना, इसी रेट से क्या कर रहा है, यह स्वयं का कितना गुना हो जाएगा, ठीक ना। तो देखते हैं, इसी रेट से r हमें मिल गया 50%, r 50% मिला, तो इसका पहले निकालते हैं एसआई, एसआई
PRT मतलब मूलधन यक्स है, R हमें मिला है कितना 50%, और उसके बाद समय कितना है 24 साल। इसको काटेंगे 2 बार में कटेगा, इसको काटेंगे 12 बार में कटेगा, ठीक ना, 12 बार में, मतलब क्या हो जाएगा 12x। 12x क्या हो जा रहा है, इसका ब्याज हो रहा है, ठीक ना, 12x हो गया। अब अपने का खुद का कितना गुना हो गया, यक्स से 12x, स्वयं का कितना गुना हो जाएगा, स्वयं का कितना गुना, 12x इसका ब्याज है, ठीक, ब्याज है, और एक ओ भी जुड़ रहा है, ठीक, ओ भी जुड़ रहा है, तो हो जाएगा कितना, यक्स मूलधन है, ये मिश्र धन हुआ, ठीक, तो कितना हो जाएगा ये 13x, ठीक, जब 13x हो जाएगा तो मतलब अपने खुद का कितना गुना, 13 गुना, ठीक। हाँ, इसमें क्या करा है कि कौन सा सही नहीं है, ठीक ना, कौन सा सही नहीं है, देखते चले जाते हैं, पहले भाग करना है, कितना हो जाएगा 9 से 63, यहाँ 7 मिला, अब 7 में से 6 घटा 1 बच गया, और 8 3 के 24, 24 से 25, ये तो सही है भाई, ये सही है। और उसके बाद ये सही है। अब क्या करा है, इसको देखते हैं, इसको ब्रैकेट को पहले सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 10, 10 से कम 10, 10 9 19, और 7 छक्का 42, और 19 7 कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, ये सही है, ठीक। और इसको देख लेते हैं कितना हो जाएगा 14, और इसको जब करेंगे डिवाइड पहले करेंगे तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा हमें 10, और 14 में से 10 घटा तो 4, और एक क्या आएगा 9 9 चौके 36, और 36 4 हो जाता है 40, ये भी सही है। अब इसको देख लेते हैं, अब जाहिर सी बात है गलत होगा ही होगा, ठीक ना, देखते हैं क्या हो जाएगा 9 7 63, 7 मिला, और क्या हो जाएगा 9 8 72, 72 72 7 कितना हो जाएगा 79, और इसमें से अगर घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 4, इसमें से घटाएंगे 6 बचेगा, 6 बचेगा, और 79 6 कितना होता है 85, 85 होगा, जबकि ये 88 है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही होगा, मतलब ये सही इक्वेशन नहीं है, ठीक ना, ऑप्शन क्वेश्चन में क्या करा है सही नहीं है, तो यही सही नहीं है, तो यही ऑप्शन सही होगा, ठीक ना, ऑप्शन सही है लेकिन वो इक्वेशन सही नहीं है, ठीक ना। देखिए करा किसी संख्या में 30% की वृद्धि करने पर करके पुनः 30% की वृद्धि की जाती है, मूल संख्या की पुनर्प्राप्ति के लिए बढ़ी हुई संख्या को कितना प्रतिशत कम किया जाना चाहिए, ठीक ना। देखिए अब मान लेते हैं वो संख्या क्या थी 100, ठीक, 100 मान लेते हैं, प्रतिशत में 100 बहुत इजी हो जाता है, ठीक, 100 है, 100 रुपया है, मान लेते हैं 100 है वो संख्या, और 30% की वृद्धि हो रही है। अब 30% की वृद्धि होगी तो ये बढ़कर कितना हो जाएगा, 30% बढ़ा तो ये हो गया हमारा 130, ठीक। अब कह रहा है फिर से 30% बढ़ रहा है, जब 30% बढ़ेगा, फिर से 30% बढ़ा, फिर से जब 30% बढ़ा तो हो जाएगा 169, ठीक, अभी हो जाएगा 169, अब ये हो गया 169। अब कह रहा है मूल संख्या की पुनर्प्राप्ति के लिए बढ़ाई गई संख्या जो है उसमें से कितना कम किया जाए, ठीक ना, कितना प्रतिशत कम किया जाए। तो देखिए पहली बात बढ़ी कितना है, 100 रुपया थी, 100 से सीधे कितना हुई है 169, तो 69 रुपया तो बढ़ी है ना, 69 रुपया बढ़ी है, और घटाएंगे तो इसके रिस्पेक्ट में घटाएंगे ना भाई, कितना प्रतिशत, तो इसके रिस्पेक्ट में घटाएंगे, मतलब 69/169 प्रतिशत निकालना है, तो प्रतिशत। अब इसको अगर हम करते हैं 16 चौके 64, इसको अगर काटते हैं तो हमें मिलेगा क्या 0.408 गुणे 100%, ठीक, तो ये मिल जाएगा हमें 40.82%, ठीक ना, 40.82%, जो कि ऑप्शन ए में है, ठीक। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन क्या करा है, विक्रम ने एक परीक्षा में 32 अंक प्राप्त किए और 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, ठीक ना, यदि वह 57% अंक प्राप्त करता है, ठीक, तो उसे उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 10 अंक
अधिक मिल जाते हैं, ठीक ना। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक होने चाहिए, ठीक ना। देखिए पहली बात, 32% पाता है बेचारा और 15 नंबर से फेल हो जा रहा है। तो पहली बात मान लेते हैं पूर्णांक, इसका पूर्णांक मान लेते हैं। पूर्णांक जो है यक्ष अंक है, ठीक। जो पूर्णांक है यक्ष अंक है, ठीक। पूर्णांक है यक्ष अंक, तो इसी का 32% पा रहा है। पूर्णांक का ही पाता है ना भाई, पूर्णांक पर ही निकलता है परसेंटेज। तो 32% तो पा रहा है भाई, 32% पा रहा है, 32% पा रहा है। और इसको 15 नंबर और दे देते हैं, बेचारा पास हो जाए, बस पास होगा, ठीक ना। कह 15 अंक से अनुत्तीर्ण है ना, तो 15 अंक दीजिए, पास हो जाए। 15 अंक दे दिए। और उसके बाद अब कह 57% अगर पाता है तो 10 अंक अधिक पा जाता है, तो 10 अंक उसका ले लीजिए, केवल पास रहे। यहाँ भी केवल पास है, वहां भी केवल पास रहे। तो 57% ले उसको दिया जा रहा है जब, तो क्या हो रहा है, इसका 10 नंबर जो है ले लेते हैं। 57% पाने के बाद 10 अंक अधिक मिल रहा है, ठीक ना। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 10 अंक अधिक मिल रहा है, तो उसको कम ले ले रहे हैं, केवल उत्तीर्ण होने देते हैं। और यहाँ 15 अंक अधिक देकर क्या कर रहे हैं, उत्तीर्ण केवल करा दे रहे हैं। अब इस इक्वेशन को कर लेते हैं सॉल्व। इस इक्वेशन को करेंगे जब सॉल्व, तो मिलेगा 32 यक्स प्लस हो जाएगा 1500 बट्टे 100 बराबर 57 यक्स माइनस मिलेगा 1000 बटे में 100। 100 से 100 तो कैंसिल, ठीक। अब क्या मिलेगा हमें, ये इधर आ जाएगा 57 यक्स माइनस 32 यक्स, अगर इधर ले जाते हैं उसको तो क्या मिलेगा, बराबर 1500 प्लस 1000, ठीक ना। जब इसको घटाएंगे तो मिलेगा कितना, 25 यक्स, और ये बराबर उधर क्या मिलेगा 2500। तो यक्स की वैल्यू तो आप लोग समझ ही रहे हैं, कितना हो जाएगा 100। यक्स की वैल्यू 100, मतलब पूर्णांक मतलब कितना का था, 100 का था। अब 100 का तो था, लेकिन क्या कह रहा है कि ये अब पूछ रहा है परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक होने चाहिए। कितने अंक होने चाहिए भाई, देखिए पास हो रहा है ना, इतने नंबर पर पास हो रहा है, केवल पास हो रहा है, और इतने नंबर पर पास हो रहा है। तो किसी में एक्स की वैल्यू रखिए और अपना आंसर पाइए, ठीक ना। किसी में रख देते हैं वैल्यू। पहली बात तो 100 का, सीधी सी बात करें, 100 का 32% 32 हो जाएगा, 32 में 15 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 32, 15 हो जाएगा 47, ठीक ना, जो कि ऑप्शन डी में है। अगला क्वेश्चन करा, यदि बी किसी काम का 20% भाग 7 दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक, तो बी संपूर्ण कार्य कितने दिनों में कर सकता है। देखिए बी 20% काम 20% कर रहा है ना 7 दिन में, ठीक ना। 7 दिन में 20%, अगर काम जो है बी द्वारा जो किया जा रहा है, 20% जो काम है 7 दिनों में किया जा रहा है, ठीक ना, 7 दिन में, ठीक। तो कह रहा है कि पूरा काम है 100%, 100% है ना। जब 100% है काम, 100% करने के लिए अरे भाई इसको 5 बार बढ़ाएंगे ना, 20 पंचे 100, तो 7 पचे 35, 40% करेगा 14 दिन में, और उसके बाद 60% करेगा 21 दिन में, ऐसे करके 80% कितना में कर देगा 28 दिन में, और 100% कर देगा 35 दिन में, जबकि ऑप्शन डी सॉरी सी है। एकदम हलवा था क्वेश्चन, इसके लिए ज्यादा एफर्ट नहीं करना है। हाँ कह रहा है एक मूवी टिकट के मूल्य में 18% की वृद्धि की गई, टिकट के मूल्य की वृद्धि होने से दर्शकों की संख्या 25% कम हो गई, आय पर कितना प्रतिशत प्रभाव पड़ा। आइए देखते हैं ये जो टेक्निक लगाई गई है जो होते हैं क्या बोलते हैं, फिल्म मेकर जो होते हैं उनके द्वारा ट्रिक लगाई गई। देखिए 18% बढ़ा दिए हैं, ठीक ना, चुपके से। तो इधर से चुपके से 25% दबक लिए, ठीक ना, कि भैया हम इतने महंगी फिल्म नहीं देख पाएंगे, ठीक ना, चाहे पुष्पा 2 हो या फिर KGF हो, कुछ भी हो, इतना महंगा फिल्म हम
नहीं देखेंगे, इसीलिए तो 25% गए यहाँ से। तो देखिए 18% वृद्धि हो रही है, ठीक। तो पहली बात ये समझिए कि टोटल मान लेते हैं मान लेते हैं कि मूवी का जो टिकट का मूल्य था, एक टिकट का, तो एक टिकट का मूल्य था 100 रुपया, बात समझिए 100 रुपया है, ठीक ना। अब कितने लोग आ रहे थे, टोटल 100 रुपये, 100 लोग आ रहे थे देखने के लिए, ठीक ना। तो प्रॉफिट कितना हो रहा था उसका, मतलब कितना अर्निंग हो रही थी इससे, 10,000, 10,000 रुपए की अर्निंग हो रही थी, मान लेते पर डे ही, पर डे 10,000 की अर्निंग हो रही थी। अब मान लेते हैं अब जो 100 रुपया है ना, उसको बढ़ाकर 18% कर दिया, 118 रुपया, 118 रुपया किया, तो उसके साथ ही 25% कम हुए ना, 25% कम हुए मतलब 75 लोग ही आने लगे। जब 75 लोग आने लगे तो देखिए कितना रुपया हुआ, उसका कमाई कितना हो रहा है, यही तो पता चलेगा उसके आय पर कितना प्रभाव पड़ा, घाटा लगा के या फिर नफा हुआ, ठीक। तो इसको जब करेंगे तो मिलेगा हमें 8850 रुपये। साफ साफ दिख रहा है कि कम हो गया, कम हो गया भाई कम हुआ तो कितना कम हुआ, इसको घटा लेते हैं, इसको घटाएंगे तो मिलेगा 1150 रुपये, ठीक। 1150 रुपया क्या होगा, ये कम हो जा रहा है। जब कम हो जा रहा है 1150 रुपया, मतलब उसकी हानि हो रही है। अब कह रहा है कि प्रभाव पड़ेगा, अब 1150 रुपया तो ऑप्शन में है नहीं, है परसेंटेज में, परसेंटेज में किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, पहले इतना कर रहा था ना भाई, हानि हो रही है, तो क्या हो रहा है जो ये तो स्पष्ट पता चल गया ना, हानि हो रही है, ठीक। जहां 10,000 की कमाई हो रही थी पर डे की, अब हो रहा है 8,850 की, ठीक। तो मतलब 1150 रुपया कहीं ना कहीं उसका हानि हो रहा है। तो हानि परसेंट जो होगा 1150 बटे 10,000 के रिस्पेक्ट में हो रही है। जब 100 से भाग देंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ 11.5%, जो कि ऑप्शन डी में है, ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है नींबू जो है 2 रुपए में 3 की दर से खरीदे जाते हैं, ठीक, और 3 रुपए में 2 की दर से बेचे जाते हैं। तो कह रहा है लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। पहली बात, एक नींबू का रेट हम निकाल लेते हैं, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। तो एक नींबू का, देखिए 3 नींबू का दाम कितना है, 2 रुपए है, तो एक नींबू का दाम कितना हो जाएगा, नींबू का क्रय मूल्य, नींबू का क्रय मूल्य जो होगा हो जाएगा 2/3 रुपए एक नींबू का, ठीक ना। अब उसके बाद इसका विक्रय मूल्य जो होगा जो विक्रय मूल्य होगा 2/, एक नींबू का दाम कितना हो जाएगा 3/2 रुपए, 3/2 रुपए। अब इसका लाभ क्या होगा, जो लाभ होगा विक्रय माइनस क्रय, लाभ हो रहा है तो विक्रय माइनस क्रय होगा, हानि होगा तो क्रय माइनस विक्रय, ठीक। तो 5/6 रुपया जो होगा इसका लाभ होगा, ठीक ना, इसका लाभ हो गया। अब लाभ प्रतिशत निकालना है, लाभ प्रतिशत जो निकालना है क्या होगा, वास्तविक लाभ मतलब 5/6 और उसके बटे में क्रय मूल्य मतलब 2/3 और 100 से मल्टीप्लाई, 100% से, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा 5/6 गुणे हो जाएगा 3/2, 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4, ये 100% तो ये है भाई, 4 हो जाएगा 25, 2 दूनी 4, 25 हो जाएगा, 25 125, मतलब लाभ प्रतिशत जो होगा कितना होगा 125% होगा, जो कि ऑप्शन ए में है। चलिए अगला क्वेश्चन, हाँ कह रहा है 10,000 के बिल के लिए लागू 30% की छूट और 22 और 8% के दो क्रमिक छूट के बीच अंतर, ठीक ना। देखिए 10,000 का कोई बिल है, मान लेते हैं कहीं शॉपिंग करने गए हैं,
और 10,000 का क्या है बिल बना है आपका, और वो क्या कह रहा है मॉल वाला, अभी जहां भी गए हैं आप, वो क्या कर रहा है दुकान वाला कि 10,000 का आपका बिल है, ठीक। इस पे मैं क्या करूंगा 30% का क्या करूंगा छूट दे रहा हूँ, ठीक ना, एक ही छूट दूंगा 30% का, ठीक। तो उसके बाद आप कहें कि नहीं और छूट चाहिए, तो बोलेगा चलिए अच्छा 22% का और 8% का 2 बार दे रहे हैं, तब पर भी 30% ही हुआ। तो हम लोग देखते हैं कि कौन सा हमें फायदा पड़ेगा, ठीक ना, ये 30% एक ही बार लेकर कि 22 और 8 2 बार लेकर, ठीक ना। देखिए दुकानदार क्या होते हैं, पहले करेंगे चलिए 22% छूट दिए, नहीं माने कि भैया और छूट करिए, चलिए 8% और दे दिए, ठीक। तो इसमें देखिए ज्यादा फायदा कि 30% एक बार ही लेने में फायदा है, ठीक ना। तो देखिए जब ये 10,000 का बिल बना है ना, तो 30% जब छूट है तो आप सामान कितने में खरीदे, 30% छूट है मतलब 70% में खरीदे, 70% में खरीदे आप कितने के रेट पर, 10,000, ठीक ना, 10,000 के रेट पर, तो मतलब क्या हो जाएगा 7,000, 7,000 रुपए में वो सामान खरीद लिए 30% के छूट पर। अब क्या कर रहा है कि क्रमिक छूट, अगर इसे आप 7,000 में खरीदे हैं ना, 7,000 में खरीदे हैं अच्छी बात है, अब इसको भी आजमा लेते हैं, अगर 2 बार छूट ले लेते हैं 22 और 8 का, 22% अगर छूट लेंगे 10,000 रेट तो ही रहेगा ना, बिल जो बना है वही रहेगा। अब चलिए 22% का छूट लिए, 22% का छूट लिए तो 78% में तो आपको सामान मिलेगा ही नहीं मिलेगा, 78% में, ठीक। और उसके बाद अभी क्या किया 8% और छूट लिए तो 92% में तो मिलवा ही करेगा, ठीक। तो अब देखिए आप सामान कितना उठा लाए, ठीक ना। देखिए क्या करेंगे हम लोग, इसको काट देते हैं फटाफट, कितना मिलेगा 78 मल्टीप्लाई 92, ठीक ना। तो इसको करेंगे तो हो जाएगा 7800 माइनस कितना होगा 6, और क्या बचा 9, 9 में से 2 गया 7, और ये बचा कितना है 7, 7 में से 6 गया 1, और ये 7, तो 7176 रुपया। अब देखिए 2 बार छूट देकर कैसे आपको चूना लगा रहा है, 7176 रुपया, दोनों में अंतर करा है, 7,000 है 7176 मतलब 176 रुपया सीधे सीधे दिख रहा है, इसमें कुछ जोड़ने घटाने की क्या बात है, 176 रुपया लग रहा है, इसलिए आप लोग सावधान होकर जाइए। अब कह रहा है यदि लागत मूल्य जो है विक्रय मूल्य से अनुपात जो है 5:7 का है, तो लाभ प्रतिशत याद कीजिए, मतलब लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, इन दोनों का अनुपात 5:7 का है। अरे तो भाई विक्रय मूल्य क्या है 7 है, और क्रय मूल्य जो है 5 है, तो इसका लाभ प्रतिशत, लाभ कितना हो रहा है 2 का हो रहा है ना, 5 2 7, 2 का हो रहा है, 2 का हो रहा है, कितने पर हो रहा है 5 पर हो रहा है, लीजिए 100% निकालिए फटाक से, क्या हो जाएगा 20 पंचे 100, 20 चौके 20 दूनी 40, ठीक ना, 40% हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 30 आदमी जो है 10 घंटे में 50 पेड़ काटते हैं, ठीक, और यदि 10 आदमी वह काम छोड़ कर चले जाते हैं, ठीक, तो 15 घंटे में कितने पेड़ काटे जाएंगे। 30 आदमी थे पहले, ठीक ना, पहले क्या करते हैं एक आदमी का क्षमता निकालते हैं, एक आदमी का क्षमता निकालते हैं, तो एक आदमी का क्षमता जो होगा 30 आदमी थे 10 घंटे काम कर रहे थे और कितना पेड़ काट रहे थे 50। अब देखिए 10 लोग जाए चाहे 20 लोग जाए, जो बचा है उसका क्षमता तो वही रहेगा ना, क्षमता वही रहेगा, तो क्षमता दोनों को बराबर कर लेते हैं। अब गए कितने, गए 10 तो चला गया, 10 लोग चले गए तो बचे कितना 20 लोग बचे, और कितने घंटा काम कर रहे हैं 15 घंटा, और मान लेते हैं यक्स लकड़ियां काट ली हैं, यक्स पेड़, ठीक ना, यक्स पेड़ काटे हैं, तो देखते हैं कैसे क्या होगा, 15 दूना 30 और 10 दूना 20, और 2 से 2 कट गया, तो यक्स बराबर मिल जाएगा 50, ठीक ना। देख रहे हैं 10 लोग छोड़कर चले गए तब पर भी काम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्यों, क्योंकि समय बढ़ा दिया गया है, ऐसा थोड़ी कि उतने समय में वो सब काट लेंगे, काटेंगे तो क्षमता बढ़ानी पड़ेगी, क्षमता सबका कांस्टेंट है, मतलब नियत है, समान है, तो क्या होगा 50 पेड़ तब पर भी काटेंगे, लेकिन जो हमारा 5 घंटा जो है एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, ठीक ना। देखिए क्या कर रहा है, अमन 15 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में और 20 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करता है, अमन की औसत गति क्या है, औसत गति, औसत गति के लिए क्या करेंगे भाई, इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, टोटल दूरी जो चला है
15 किलोमीटर और 20 किलोमीटर, कितना टोटल दूरी चला? 15-20 होता है 35 किलोमीटर। 35 किलोमीटर दूरी चला और उसके बाद 3 और 2 5 घंटा में चला है, टोटल दूरी 5 घंटा में चला है। 5 सते 35, मतलब 7 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक ना, 7 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, जो कि ऑप्शन सी में है। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा होगा, और जो क्वेश्चन नहीं समझ में आए होंगे तो उसको आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा कि मुझे कहाँ नहीं समझ में आया, क्यों नहीं समझ में आया, ठीक। तो उसको मैं अगले क्वेश्चन में, अगले प्रैक्टिस सेट में जरूर लेकर आऊंगा उसके सोल्यूशन को, और उसको मैं फिर से बेहतर समझाने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।